हेलो वेलकम टू रचित स्टडी विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वापस से क्लास 9th का फिजिक्स, एस चांद फिजिक्स है, जिसका मोशन चैप्टर पे चल रहे हैं और मोशन चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ थ्योरीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग आगे चलेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ को देखेंगे। भाई स्पीड जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है। तो स्पीड कहिए, स्पीड टाइम ग्राफ कहिए या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहिए, बात बराबर होता है। चलिए, वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। हमारे पास हो सकता है 3 तरह के स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ जब हम खींचने जाएंगे तो 3 तरह के स्पीड टाइम ग्राफ हो सकते हैं मूविंग बॉडी के लिए। भाई कौन कौन होगा? दीज 3 केसेस आर, ये 3 केस कौन कौन होगा? ध्यान से देखिए। मतलब अगर हमारे पास स्पीड है बॉडी का और टाइम के रिस्पेक्ट में चलता है तो इससे 3 ग्राफ आ सकता, 3 ग्राफ बन सकता। कौन कौन होगा ग्राफ? पहला, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जब किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मतलब हर 1 किलोमीटर में, मान लो 1 किलोमीटर जा रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। अगला 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता जाएगा, तो उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो मान लो कोई बॉडी चल रहा है तो लगातार सेम ही गति के साथ चल रहा होगा, एक्सेलरेटेड नहीं है, यानी स्पीड बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट है। एक ही कांस्टेंट 2 तरह का होता है। अब एक कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, क्या होता है? स्थिर, रुका हुआ भी। और ये कांस्टेंट का मतलब स्थिर नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम स्पीड के साथ लगातार चलना, सेम स्पीड के साथ लगातार चलना, तब उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जब स्पीड जो है बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, यानी कोई भी एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं रहेगा। सही है? व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अब क्या कह रहा है कि स्पीड जो है बॉडी का बदलेगा यूनिफॉर्म रेट से। यूनिफॉर्म रेट से मतलब बराबर बदलेगा। कैसे? मान लो कि पहला 1 किलोमीटर बढ़ा है स्पीड, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, मतलब देयर इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया है। और तीसरा, जब बॉडी का स्पीड चेंजेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 तरह का स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देखेंगे। पहला उसमें क्या होगा? पहला आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होगा। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी बॉडी चेंजेस करेगा यूनिफॉर्म रेट से। तीसरा नॉन यूनिफॉर्म रेट होगा, है ना, बॉडी चेंज होगा नॉन यूनिफॉर्म रेट से। यानी दूसरा का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और तीसरा का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तीनों केस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग देखने जा रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ, जब स्पीड कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, यानी एक ही गति के साथ बराबर चलता है। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है? बाय सेइंग दैट, अगर हम ये कह रहे हैं कि स्पीड जो है बॉडी का कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट का मतलब, और यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, इक्वल, बराबर चल रहा है। वी मीन दैट, इसका मतलब है कि स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड नहीं बदल रहा है विथ टाइम, टाइम के बदलने से। एंड हेंस, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई दिक्कत? अब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो अ स्पीड टाइम ग्राफ, सो अ स्पीड टाइम ग्राफ। एक सेकेंड बाबू, थोड़ा बुक को सीधा कर लिया जाए। देखिए ध्यान से, तो क्या कहता है? देखिए, तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है मूविंग बॉडी का कांस्टेंट स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का स्ट्रेट लाइन होगा जो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। किसके एक्सिस के? टाइम एक्सिस के। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक्सिस है, क्या है? हम बताएं हैं कि ये एक्सिस, हमेशा एक्सिस को टाइम एक्सिस लेते हैं और यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी होगा, राइट। तो कहता है यहाँ ओरिजिन होता है, क्या होता है? ओरिजिन। तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बॉडी के लिए जिसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इक्वल। तो टाइम कितना ही बढ़ेगा, स्पीड आगे ज़्यादा बढ़ेगा। एक बार मान ली बॉडी चल दिया जिस स्पीड से, उसी स्पीड से लगातार बॉडी जो है सीधा चलते रहेगा, कांस्टेंट यही कहलाता। ठीक है, इसका मतलब है बॉडी अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, भले ही टाइम बदल रहा है। देखो टाइम बदल रहा है तो बॉडी कांस्टेंट है, इधर स्पीड इधर बढ़ता तो ना स्पीड होता, ऐसा नहीं, कांस्टेंट है। अब इसे ग्राफ देख सकते हैं, क्या लिखा है पढ़िए।
स्पीड और टाइम का ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी यहाँ से कांस्टेंट स्पीड है, क्या है कांस्टेंट स्पीड है, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के स्पीड टाइम ग्राफ। जब स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, जब कांस्टेंट रहता है, जब एक्सेलरेशन नहीं रहता है तो बॉडी का ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो हम तुमसे जब भी पूछें, क्या पूछें कि बताओ जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले तो उसका ग्राफ बताओ, तुम बोलोगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कोई दिक्कत? चल समझ मेरे अंदाज से आ गया? कोई दिक्कत? चल देखिएगा ध्यान से। अब कहता है सोन इन द लाइन, सोन बाय द लाइन ए बी इन फिगर 35 में देख लिए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इफ़ द स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी का स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। देखो दो शब्द है। पहला शब्द क्या बोले थे कि अगर भैया बॉडी यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है, कांस्टेंट रेट है उसमें, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म है, हर जगह इक्वल है, कांस्टेंट है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा, अगर बॉडी स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो कह सकते हैं कि स्पीड जो है बॉडी का पक्का कांस्टेंट यूनिफॉर्म, पहले यूनिफॉर्म है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, राइट। दोनों बात। सिंस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, भाई अगर स्पीड ही कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही, एंड हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द एक्सेलरेशन फ्रॉम सच ए स्पीड टाइम ग्राफ। तो कहता है कि आप बताइए जब एक्सेलरेशन है ये नहीं है तो ऐसा ग्राफ आपको दिया रहे और कहेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो एक्सेलरेशन जब है ये नहीं है तो निकालने की जरूरत क्या है? तो ऐसा ग्राफ रहे कैसा, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल रहे और स्ट्रेट लाइन रहे, तो यानी यूनिफॉर्म का ग्राफ है, यानी कांस्टेंट का ग्राफ है, उस केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, ठीक है। अगर आप देखें आपका एक्सेलरेशन पूछेगा तब समझ जाइए कि जीरो है, ठीक है। बस अब आपको कोई भी दिक्कत होगा एक एक क्वेश्चन हम डील करेंगे, ठीक है। आइए, समझ में आ रहा है आपको? फिर कहता है वी कैन हाउएवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम। लेकिन हाँ, हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी किसी भी टाइम में, फ्रॉम सच अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो बताओ डिस्टेंस कितना पता कैसे होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकल जाएगा, बिल्कुल। कैसे? स्पीड इन टाइम कर देंगे, बोलिए सर नो, आसान है भाई। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस टेबल अपन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस टेबल क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। अब आपको फाइंड आउट करना है, मान लो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कोई बॉडी एट पॉइंट सी, इस बॉडी में है ना, ये देख रहे हैं पॉइंट सी पर आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। फिगर 35 के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर सी बी एट पॉइंट सी, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या किया है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कोई दिक्कत? आगे देखिए ध्यान से। विच मीट्स द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट पॉइंट बी, देख रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन को बी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? आई। अब देखिए स्पीड जो होगा सी पॉइंट पर वो सी बी देगा, क्यों? देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम, डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड बराबर क्या होता है, देखते हैं, डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो सी पॉइंट का स्पीड डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम टेकन होता है। अच्छा, सी पॉइंट पर स्पीड, इस पॉइंट का स्पीड क्या होगा, इस पॉइंट का स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर तो डिस्टेंस वो क्या है, आखिर ये स्पीड इस तरह बढ़ रहा है ना, ये सी बी है, क्या है, सी बी पता चलेगा कि स्पीड कितना गया और टाइम भी कितना लिया, ठीक है। तो स्पीड एट सी बी हो गया, और सी बी जो है ओ ए के बराबर है, जितना ओ ए है उतना सी बी। और सी पॉइंट पे स्पीड एट सी पॉइंट पे ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि सी बी बराबर ओ ए हो गया, तो ओ ए बराबर लिख दिया इसको। तो टाइम एट सी तो क्या होगा, ओ सी पॉइंट पर टाइम क्या होगा, कितना टाइम लिया सी पॉइंट तक पहुंचने में, ओ सी क्या है, ओ सी।
तो अब इस सब वैल्यू को देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, राइट। अब सारे वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं स्पीड और टाइम का रिलेशन 1 में, 1 यहाँ पर डाल देंगे। तो डिस्टेंस टेबल क्या है, ओ ए इंटू ओ सी हो जाएगा। डिस्टेंस टेबल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। अच्छा, ओ ए लंबाई इंटू चौड़ाई है, देखो ओ ए क्या है लंबाई, ओ सी क्या है चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई किस में निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकलता है रेक्टेंगल में। तो जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल पूछे स्पीड टाइम ग्राफ में, तब से रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए, आंसर आ जाए। समझ में आया, बहुत आसान है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दीजिए, आंसर आ जाए, ठीक है ना, तो दिक्कत। तो अब क्या है, अगर आपको कोई बोले, क्या बोले कि भैया निकाल के दिखाइए, क्या निकाल के दिखाइए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्पीड टाइम ग्राफ दे देगा और ग्राफ में वैल्यू रहेगा बहुत सारा, और उसके बाद बोलेगा कि भैया आपको फाइंड आउट करके बताना। कुछ नहीं करना है, सबका लेंथ देख लेना है, लंबाई इधर कितना उठा, इधर चौड़ाई, उसको दोनों को बस चुपचाप गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। वो नहीं आएगा तो हम है ना, देखिए 10। तो क्या कहता है, इस इन ए स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया इनक्लोज बाय द स्पीड टाइम ग्राफ, जो भी स्पीड टाइम ग्राफ या कर्व के द्वारा जो एरिया घेरा जाता है और टाइम एक्सिस के द्वारा गिवन अस क्या देता है, डिस्टेंस टेबल देता है बॉडी का, है ना। तो जितना भी एरिया स्पीड टाइम ग्राफ इनक्लोज करता है वही हमको क्या देता है, डिस्टेंस टेबल, राइट। इट शुड बी नोटेड दैट क्या, वी कैन ऑल्सो यूज़ द टर्म वेलोसिटी, हम लोग वेलोसिटी टर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड की जगह पे। यानी अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ नहीं लिखना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही होता है, डायरेक्शन खास हो जाता है, राइट। अच्छा, तो अभी देखो, अगर स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकाले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे, आसान है, सेम चीज़ रहेगा सब कुछ, बोलिए सब। स्पीड एवरीवेयर इन द एबव डिस्कशन, कहते हैं पीछे के डिस्कशन में जहाँ जहाँ स्पीड है वहाँ वेलोसिटी का इस्तेमाल फ्री तरीका से कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए, दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका, एक ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो भी स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, राइट। सेम चीज़ है। वी कैन ऑल्सो, हम लोग कह सकते हैं दैट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया इनक्लोज होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा और टाइम एक्सिस के द्वारा, वो डिस्टेंस ट्रेवल देता है ऑब्जेक्ट का, यानी डिस्टेंस ट्रेवल को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वी विल नाउ डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी जिसका स्पीड चेंज होगा यूनिफॉर्म रेट से। अब यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज होगा यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा, तब जो है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा उसको देखेंगे। तो पहले इतना समझ में आ गया आपको कि स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, अगर उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, उसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कहेंगे या कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कहेंगे। इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है और एक डिस्टेंस निकालना है तो एरिया इनक्लोज यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देते हैं और आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, चलिए अब पढ़िए, देखिए ध्यान से। कहता है जब एक्सेलरेशन जो है बॉडी का यूनिफॉर्म होगा तब ग्राफ देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। अब स्पीड टाइम ग्राफ हम देखने जा रहे हैं, स्पीड बदल रहा है यूनिफॉर्म रेट से, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आ गया है, राइट। देखिए, जब कोई बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब बॉडी का मूवमेंट है यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म तो समझते हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम टेकन, है ना। इसका स्पीड चेंज होगा बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बात सही है। जब कोई बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से तो इसका स्पीड चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सही बात है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्पीड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, कभी कभी मोटरसाइकिल में हम बैठते हैं, पहला सेकंड में मोटरसाइकिल 0 की स्पीड बढ़ता है, दूसरा सेकंड में 5, फिर तीसरा 10, टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रहा है, फिर पता चल, है ना। तो कहता है एक्सीलरेटर दो, स्पीड बढ़ता है, तो एक्सीलरेशन आ गया, उसका नाम एक्सीलरेटर है, सही बात है ना। और जैसे ही उसका एक्सीलरेटर कम करते हो तो डी एक्सीलरेट करता है गाड़ी, फिर कम करते हो फिर बढ़ाते हो फिर कम करते हो, तो यूनिफॉर्म नहीं रहा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कम ज़्यादा ना कम बबल गम खाओगे। समझ में आया, चल। इन अदर वर्ड्स द स्पीड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। इसका मतलब स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बाबू, चलिए देखिए ध्यान से। अब कहता है तो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। जैसा फिगर
दिखाया गया है ओपी देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन देख रहे हो जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही स्पीड बढ़ रहा है, तो बीच से एकदम ग्राफ जा रहा है, जितना इधर कवर हो रहा है उतना ही, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट है, जितना समय उतना स्पीड, दोनों को बराबर बीच से जाएगा वो, समझ बात? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? वाह, चल। तो कहता है अब ये ओपी जो है ये दे रहा है क्या, आपको दे रहा है डिस्टेंस, क्या दे रहा है? डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का, इसका जो सॉरी एरिया जो इसका आएगा वो दे रहा है डिस्टेंस, सॉरी गड़बड़ बोल दिए, स्पीड टाइम ग्राफ है ये, ओपी क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है, किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, जब बॉडी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है यानी उसका स्पीड चेंज होता है। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू एक्सेलरेशन का, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ गया ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, इस स्पीड टाइम ग्राफ से, जब बॉडी मूविंग बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्म रेट से मूव करे। चलिए कैलकुलेट अगर करना है एक्सेलरेशन कि एट ए टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, ये क्यू टाइम तक बॉडी गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, हम लोग एक परपेंडिकुलर क्यू पी ड्रॉ कर देंगे, तो क्यू पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए फ्रॉम पॉइंट क्यू, पॉइंट को क्यू से ऊपर, विच टचेज द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है पी पॉइंट पे, सही बात है? हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, यानी वेलोसिटी में ही चेंज होता है अपॉन टाइम टेकन, यानी v माइनस यू बाई टी। फिगर 36 में आप देख सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, राइट? चेंज इन स्पीड इज रिप्रेजेंट बाई पी क्यू, स्पीड में बदलाव कैसे हुआ? देखो यहाँ से शुरुआत में स्पीड यहाँ था, फिर यहाँ गया, स्पीड बढ़ते चला गया, ये स्पीड बढ़ा तो इधर बढ़ा स्पीड, क्योंकि ये स्पीड है तो ये स्पीड बढ़ेगा, और ये पी क्यू जो है ये आर ओ के बराबर है, ये जो पी क्यू जितना है उतना ही आर ओ है, तो ये स्पीड दे रहा है, क्योंकि इधर स्पीड है ये स्पीड है, तो ये स्पीड यही नहीं देगा, ये स्पीड यही नहीं देगा। अच्छा ये टाइम देगा, ओ क्यू टाइम देगा तो आर पी भी टाइम देगा, ये टाइम है, इधर टाइम है तो ये टाइम, स्पीड है तो ये स्पीड, राइट? तो पी क्यू हो गया, वेर एज टाइम टेकन इज इक्वल टू ओ क्यू, टाइम टेकन ओ क्यू हो गया, क्योंकि ये टाइम इधर एरो दिया है, स्पीड उधर एरो दिया है। समझ? अगर आपको समझना डिफिकल्ट, ये पता नहीं मार्केट में टीचर लोग क्यों ऐसा समझाते हैं, समझ बात को? इधर टाइम का एरो दिखेगा ना, तो जहाँ से जहाँ तक टाइम है ये टाइम हो गया, लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एरो दिख रहा है, इधर स्पीड जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड हो गया, ठीक है? अच्छा यहाँ से यहाँ तक स्पीड है, तो जो ये है वही तो ये है, तो ये भी स्पीड हो गया, तो पी क्यू बराबर ओ आर हो गया और ओ क्यू बराबर आर पी हो गया। आसान है भैया, बोलिए सर। चलिए एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। अच्छा स्पीड में बदलाव क्या था? पी क्यू अपॉन टाइम टेकन क्या था? ओ क्यू। लेकिन बट पी क्यू और ओ क्यू स्लोप देता है, याद रखिए ये स्लोप है, ये पी क्यू दिख रहा है ना, ये ओ क्यू दिख रहा है, यही ग्राफ का ढाल दिखा रहा है, कितना ढलाना है ग्राफ का, ग्राफ कितना झुका हुआ है, कितना ढाल है, यानी कितना ग्राफ ऊपर उठा नीचे से, ठीक है ना? ये ढाल देता है कि कितना ढलान है, देखो यहाँ से कितना ढलान है, अगर ऐसे रहता ढलान रहता, जैसे उठा था ढलान दिखा रहा है, स्लोप मतलब ढलान, समझ लो, ग्रेडियंट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ में आया? तो भाई क्या कह रहा है कि पी क्यू और ओ क्यू तो स्लोप देता है, ग्रेडियंट देता है स्पीड टाइम ग्राफ ओ पी का। Therefore we conclude that, हम कह सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि बॉडी का अगर कह रहा है कि ओ पी क्यू अपन ओ क्यू ढाल देता है, स्लोप देता है, तो हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म रेट से कोई बॉडी चल रहा है और उसमें अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो चुपचाप उसका स्लोप निकाल दीजिए, आंसर और स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पी क्यू डिवाइड बाई ओ की आंसर खत्म, है ना? स्लोप निकालिए, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा कैसे निकालेंगे ये सारा चीज़ हम बताएंगे आपको, चिंता की बात। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है मूविंग बॉडी का वही एक्सेलरेशन देता है, वही बताए थे, बोलिए। यस सर। तो मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया। तो स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा और बॉडी यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा, यानी एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन निकालिए, वो ग्राफ दे देगा आपको, ग्राफ दे देगा इस तरह से और कहेगा एक्सेलरेशन, तुम बोलेगा सेकेंड लगेगा, पी क्यू डिवाइड ओ क्यू, तो तुम कुछ कोई पूछेगा कि पी क्यू बाई ओ क्यू क्या है, बोलो स्लोप, बोलो स्लोप क्या होता है, बोला कि ये स्पीड है अपॉन टाइम टेकन, ये स्लोप है, ये चेंज इन स्पीड है, यहाँ फाइनल स्पीड है या इनिशियल स्पीड है, स्पीड में बदलाव हो गया, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन ही तो एक्सेलरेशन होता है, बोलिए। तो आपको जब भी निकालना हो स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन, तो आप पी क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू कीजिए और यही स्लोप और ग्रेडियंट देता है, ठीक है? मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? आइए
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ से स्पीड है और टाइम है तो पक्का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कहता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कोई मूविंग बॉडी किसी भी समय में, उसको भी आप निकाल सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से। किससे? स्पीड टाइम ग्राफ। तो यानी स्पीड टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस टेबल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो अब निकालना है, पहले दिखा रहे हैं। पहले देखो स्पीड इधर गया है, इधर क्या है? टाइम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या है। कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ एज एक्सप्लेन अर्लियर। ये सब पिछले एक्सप्लेन किए हैं कि एक्सप्रेशन क्या किए हैं यहाँ बताओ। स्पीड निकाल, स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम टेकन है तो यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC निकाल सकते हैं ना स्पीड। तो इसमें भी तो रेक्टेंगल है लेकिन इसमें रेक्टेंगल संयोग से नहीं दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, स्क्वायर जो होता है उसको अगर 20 से काटे तो 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम ट्रायंगल के एरिया निकाल ले, क्योंकि यहाँ ये कंप्लीट ट्रायंगल देता है तो इससे भी तो पता चल जाएगा। समझ आपको? तो ये ट्रायंगल के एरिया निकालिए, काम खत्म कीजिए, राइट? देखिए ऐसे निकलेगा हर चीज़। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है। एज एक्सप्लेन अर्लियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q। अच्छा, पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में भी हम लोग देखे थे कि कैसे डिस्टेंस निकलता है, राइट? फिगर 36 में देखिए, है ना, यहाँ पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कहता है विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। अच्छा, ये जो होगा यानी डिस्टेंस टेबल जो इस फिगर से आप निकालिएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ के बराबर होगा। और ये ट्रायंगल क्या है? OPQ। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? विच इज़ इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPQ। जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ रेक्टेंगल ORPQ होगा। मतलब ये पूरा रेक्टेंगल मान लो कि स्क्वायर में रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या है? ORPQ रेक्टेंगल है। इसका आधा क्या होगा? OPQ। ठीक है ना, हो गया ख़त्म। आधा करने के लिए पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है देखो निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ है, देखिए ध्यान से। तो डिस्टेंस टेबल क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, और ट्रायंगल के लिए क्या होता है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी पता है ना, रेक्टेंगल का आधा कीजिए तो होता क्या है? सर रेक्टेंगल डिवाइड बाई 2। अच्छा, रेक्टेंगल कर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, लंबाई क्या है? OR, चौड़ाई क्या है? OQ। हो गया, हाफ इंटू R इंटू OQ हो गया, खत्म, है ना? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आधा कर दीजिए तभी आंसर आ जाएगा। या ट्रायंगल का एरिया होता है बाबू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे भी निकाल दीजिए। याद रखिएगा, हाइट ही लेंथ होता है और बेस होता है। बेस का मतलब हमेशा होता है कि जिस पर ट्रायंगल खड़ा हो, ट्रायंगल इसी पर खड़ा है तो ये बेस। बेस मतलब आधार होता है। बिल्डिंग का बेस रहता है तब ना बिल्डिंग खड़ा होता है। तो ये सब आसान है समझना, ज्योमेट्री वगैरह समझ रहे हो आपको? पता नहीं कहाँ नहीं समझता है, समझ रहे बात को? देखिए ध्यान से, आप एक चीज़ जो भी है कि हम पहला केस क्या देखे, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जब एक्सेलरेशन होगा नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं, तो पूछेगा ही नहीं। अगर मैंने पूछ दिया तो 0, खत्म। अब बॉडी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म रेट यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म रेट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ, राइट? नहीं समझ में आया तो बस स्पीड का चेंज अपन टाइम टेकन। नहीं समझ में आया तो देखिएगा OP, जैसे यहाँ देखो PQ, देखिए ऊपर वाला हाइट देखिए डिवाइडेड बाई नीचे बेस देखिए, ऊपर वाला हाइट देख लीजिए। समझने का 72,000 तरीका है बाबू, नहीं समझने का एक और तरीका नहीं है। सर तो कुछ देख लीजिए अपना, बनाइए हैं। देखिएगा जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं इस लेक्चर को, प्लीज़ आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग को इतना अच्छे से समझाया जा रहा है, आप प्लीज़ अपने पास बुक को रखें, लाइन बाय लाइन उसको देखें अच्छे से, सब समझ में आएगा। इंटेलिजेंट कोई भी बन सकता है लेकिन आराम से और इत्मीनान से। देखिए प्लीज़ नोट दैट इन ए स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवार्ड। देखो ये स्लोप अपवार्ड है। देखिए ध्यान से, एक दो चीज़ अभी बहुत अच्छा समझना है। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर बॉडी है, स्पीड टाइम ग्राफ है, बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन है स्लोपिंग अपवार्ड, जैसे फिगर 36 में देखो ये जो स्लोप है
यहाँ से ऐसे उठा होगा, ठीक है। यस सर। तो ये स्लोप अपवर्ड ऊपर की तरफ है, स्लोप कहाँ है, ऊपर की तरफ, देख रहे हो। तो इसको स्लोप अपवर्ड करते हैं, तो ये शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। बात सही है यस सर। भाई। अगर ग्राफ का मतलब जो है ग्राफ अपवर्ड है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर दूसरी तरफ स्पीड टाइम ग्राफ ही हो बॉडी का, स्ट्रेट लाइन ही हो, लेकिन स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, जैसा कि फिगर 37 में दिखाया गया है। देखो इस बार यहाँ से नहीं उठा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है। इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब गाड़ी लगातार स्पीड अपना कम कर रहा होगा, राइट। यस सर। लगातार कम कर रहा हो, एक रत्ती भी बढ़ा, रिटार्डेशन हो गया। समझ में आ गया। तो स्लोप अगर डाउन रहे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, स्लोप अपवर्ड रहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? अच्छा, इससे भी अगर निकालना हो रिटार्डेशन तो स्लोप दिस अपॉन दिस, स्लोप दिस अपॉन दिस, स्लोप वही होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इट शुड बी नोटेड दैट, ये नोट करने वाली बात है। वी कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड, हम लोग वेलोसिटी का भी इस्तेमाल स्पीड की जगह कर सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड कहें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, कोई फ़र्क नहीं। एवरीवेयर इन द डिस्कशन, हर जगह स्पीड की जगह वेलोसिटी यूज कर ले तो वी कैन से दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो कह सकते हैं क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है बॉडी का, जो मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, स्ट्रेट लाइन होता है। एंड दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इंडिकेट्स एक्सेलरेशन, और स्लोप किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे, स्लोप सेम रहेगा, स्लोप में कोई परिवर्तन सेम एज इट इज है ना, इंडिकेट करेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ले लेंगे तो भी वो एक्सेलरेशन ही शो करेगा, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो भी एक्सेलरेशन शो करेगा, अगर बॉडी यूनिफॉर्म रेट से अपना स्पीड चेंज कर रहा है। समझ में आ गया। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है ना। माइंड को यहीं पर रखिएगा, ओके। चलिए, अगर इन द स्पीड टाइम ग्राफ, ग्राफ कैसा है, स्पीड टाइम। फिगर 36 में देखें, स्पीड टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी यूनिफॉर्म रेट से बॉडी मूव कर रहा है। वी हैव एज्यूम दैट इनिशियल स्पीड जो है बॉडी का 0। भाई शुरुआत में बॉडी ओरिजिन पे है, यानी शुरुआत में बॉडी का कुछ स्पीड नहीं है। बहुत अच्छा। इट इज़ हाउ एवर पॉसिबल दैट द बॉडी हैज़ सम इनिशियल स्पीड, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शुरुआत में 0 पे बॉडी नहीं है, बॉडी का स्पीड कुछ है। मान लो कोई गाड़ी चलते हुए आया, तुम अभी यहाँ देख रहा है, तो अभी तुम देख रहे हो, तो ऐसे तो नहीं है कि वो 0 है, तो वहाँ पर उस इंस्टेंट पे तो किसी न कुछ स्पीड में होगा। तो पहले से रेफरेंस पॉइंट जो तुम ही खड़ा हो वहाँ पे, तुम देख लिया, लेकिन पहले से उसका स्पीड तो होगा, 0 होगा क्या? नहीं, तो वहाँ मान लो कि वहाँ से कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड है उसका, तब क्या स्थिति होगा वो देखते हैं। तो कहता है कुछ इनिशियल स्पीड है उसके पास, देन इट स्टार्ट एक्सेलरेशन, फिर इनिशियल स्पीड है उसका, फिर एक्सेलरेट स्टार्ट किया एक्सेलरेशन, मतलब इनिशियल स्पीड मान लो 5 से आ रहा था, फिर अब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बढ़ते। समझ में आ गया? बोलिए सर। एग्जाम्पल, कई कई लोग गाड़ी से जाते हैं, 5 पापा 30 की स्पीड चलाते हैं, 30, इतने रोड खाली है, 40, 30 का 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, एक्सेलरेशन बढ़ते चला गया। ऐसा होता है, कार में भी ऐसा होता होगा, पहले आराम से मस्त मस्त आराम से चलते हैं ना, हाथ को हवा खाते हैं, फिर कहते हैं लेट हो जाएगा, बोलिए सर ना, है बोलिए सर ना। तो कहता है सो वी विल नाउ डिस्कस, तो हम देखेंगे, मतलब स्टार्ट एक्सेलरेटिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट से बॉडी एक्सेलरेट स्टार्ट कर दिया, और पहले से इनिशियल स्पीड है, और अब एक्सेलरेशन भी स्टार्ट हो गया, कैसे? यूनिफॉर्म रेट से। अब डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी का, जब उसका इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, ठीक है। लीजिए आपके समकक्ष पेश करते हैं बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट, स्पीड टाइम ग्राफ जब इनिशियल स्पीड बॉडी का 0 नहीं है। फिगर 38 में आप देख सकते हैं, फिगर 30 समझ में आया? तो फिगर 38 में शो करता है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। बॉडी जिसके पास इनिशियल स्पीड है
और वो इक्वल किसके है, ओ बी के। मतलब शुरुआत में बॉडी देखो लाल है ना ये ग्राफ, लाल है यानी ये इसके पास स्पीड है, शुरुआत में ही स्पीड देखो यहाँ से यहाँ तक आया है एकदम फिक्स रेट से, उसके पास स्पीड था और वो स्पीड कितना है, ओ बी। एंड देन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम बी टू सी, फिर बी से सी तक एक्सेलरेट किया। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, अब कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन का वैल्यू ऐसे ग्राफ से, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनिशियल स्पीड ओ बी को फाइनल स्पीड ए सी में, क्योंकि देखो ये स्पीड इधर बढ़ रहा है तो ये स्पीड यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया फाइनल, लेकिन शुरुआत में स्पीड ओ बी है, तो फाइनल माइनस अपॉन टाइम हो गया एक्सेलरेशन। बोलो यस और यस, समझ में आया? बोलो समझ ही नहीं रहे, समझ में आया? एंड देन डिवाइड बाई टाइम, वो समझ में आया कि नहीं? खत्म बात करना, कैसे बना ए सी माइनस ओ बी डिवाइड हो गया, खत्म है। देखिए ना करके दिखाते हैं। ऐसे केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ऐसे केस में जो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बॉडी के द्वारा इन अ गिवन टाइम, किसी भी समय में, वो इक्वल होगा एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया है उस एरिया का होगा, ठीक है ना? अच्छा, अब एरिया देखो, ये फिगर ना रेक्टेंगल है न स्क्वायर है न ट्रायंगल है, तो ऐसे फिगर को, जो ऐसा फिगर हो, ऐसे फिगर को हम लोग ज्योमेट्री की भाषा में ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। अच्छा, ट्रेपेजियम का एरिया भी होगा, बहुत आसान है, देखिए ना, बहुत आसान है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से, एंड टाइम एक्सिस, स्पीड को लेके और टाइम एक्सिस को लेके, ठीक है? एग्जांपल, इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी के द्वारा इन टाइम ओ ए टाइम में निकालना है, इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा डिस्टेंस? वो एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी, ओ बी सी ए का एरिया निकाल लिया और काम अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ बी सी। ये बी सी जो है, बी सी ग्राफ है, इसके अंडर का एरिया निकाल। नाउ फिगर ओ बी सी ए हैज़ टू पैरेलल साइड, इसे पैरेलल साइड देखो, ये पैरेलल है इसके? नो, इसके पैरेलल नहीं है। पैरेलल देखो, ये इसके पैरेलल है, कैसे? देखो, ये पैरेलल इसके पैरेलल बराबर है डिस्टेंस, है ना? ये इसके पैरेलल है ना? तो ये पैरेलल होगा, सी ए पैरेलल होगा ओ बी के। पैरेलल मतलब दो ऐसा लाइन जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम जगह सेम। सीढ़ी देखे हो, पैरेलल होता है दो, उसमें बांस, ठीक है? सच फिगर इज नोन एज ट्रेपेजियम, ऐसा फिगर ट्रेपेजियम कहलाता। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है बॉडी का इस केस में, तो वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के, जो कि ओ बी सी ए होगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है? तो सम करेंगे तो ए सी प्लस ओ बी कर देंगे, हो गया सम। और हाइट ये होगा, टाइम एक्सिस हाइट होता है, ठीक है? बाई 2 आंसर। सम पैरेलल साइड ओ बी प्लस ए सी, और हाइट क्या हो जाएगा? ओ ए, ठीक है? डाल दीजिए फॉर्मूला में, देखिए डिस्टेंस टेबल निकल गया, सम ऑफ पैरेलल साइड ओ बी प्लस ओ सी इंटू ओ ए बाई 2 आंसर। अब डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, जब बॉडी जिसका स्पीड चेंज नहीं करेगा यूनिफॉर्म रेट से, यानी जब एक्सेलरेशन बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म हो, तीसरा केस, ठीक है? देखिए बड़ा आसान है। स्पीड टाइम ग्राफ जब स्पीड बदलेगा नॉन यूनिफॉर्म रेट से, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक रेट से अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया? व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी, जब किसी बॉडी का स्पीड चेंज होता है इर्रेगुलर मैनर में, मतलब बेढंगा तरीका से, कैसे? देन द स्पीड टाइम ग्राफ, तो उस केस में स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी का कर्व लाइन होता है, टेढ़ा रेखा होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया लाइन ओ ए, जो लाइन दिख रहा है आपका टेढ़ा, है ना? 39 में वही शो करता है कर्व लाइन स्पीड टाइम ग्राफ का, जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इवन नाउ, इसके बावजूद डिस्टेंस टेबल जो है बॉडी का इज गिवन बाय, इसमें भी तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस। एरिया बिटवीन स्पीड टाइम कर्व का एरिया और टाइम एक्सिस के बीच, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, है ना? ठीक है। वंस अगेन प्लीज नोट दैट वी कैन राइट द वर्ड वेलोसिटी। अब बताइए, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ब्रेन में एक चीज़ क्लिक किया कि सर अभी आप बहुत चिल्ला के बोल रहे थे कि जब स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट था तो फटाक से एरिया रेक्टेंगल निकाल दिए, डिस्टेंस निकाल के दिखा दिए, फटाक से डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए, एक्सेलरेशन नहीं था नहीं निकाले। जब बॉडी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा था, एक्सेलरेशन था, फटाक से स्लोप निकाल एक्सेलरेशन बता दिए, डिस्टेंस बता दिए,
कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आधा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप गए नॉन यूनिफॉर्म रेट से जब बॉडी बढ़ेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं कि बउआ इसमें डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। पैसा लिए तो पढ़ाना पड़ेगा सर, ऐसा कुछ नहीं। जनरली ये आपके सिलेबस के बाहर है। क्या है? जैसे ही आप क्लास 11th में कदम दीजिएगा पहला, तो पहला कदम में ही आपके पास आ जाएगा झोपड़ी जलाने के लिए इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर। क्या आएगा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से पता चलेगा कि जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो उस केस में इंटीग्रेट किया जाता है बॉडी को। क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है। फंक्शंस होता है वहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है, कोई फार्मूला जनरली लगता नहीं है। देखिए समझ में आया? वंस अगेन प्लीज़ नोट दैट अगर हम लोग लिख सकते हैं वर्ड वेलोसिटी भी लिख सकते हैं किसके जगह पे? स्पीड के जगह पे एबव ग्राफ में, और हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कर्व लाइन ही होगा, जिसको पैराबोला कहते हैं। देखिए ध्यान से, अगर कोई ग्राफ ये मान लीजिए एक्सिस है, क्या है? एक्सिस। अभी ग्राफ कैसे देखे? ऐसा देखे, जनरली ऐसे भी तो हो सकता था। तो ऐसा जो ग्राफ होता है ना ऊपर की तरफ, इस ग्राफ को हम लोग पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ, है ना, ठीक है ना। ये हाफ पैराबोला है, चंद्रमा की तरह ऊपर उठा हुआ है, राइट? यस सर। अर्धचंद्र हाफ पैराबोला, ठीक है ना। आगे जाके पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन से इसको कीजिए आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आराम से कीजिए आप, कोई तकलीफ हुआ नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सारा कुछ करवाऊँगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 फार्मूला पढ़े हैं। आप लोग प्यारे बच्चों जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं, क्लास 9th का जो सिलेबस है बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोग आगे जाइए तो इसका बहुत यूज़ कीजिएगा लाइफ में। साथ में हम लोग के जो सिलेबस में है, सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म का वैल्यू निकालने का कुछ भी नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देख रहे हैं फार्मूला और ग्राफ पे, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो देखिए अब जो हम लोग कुछ दिन जो पहले 3 फार्मूला पढ़े, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और पढ़े वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। ये तीनों के तीनों फार्मूला स्पीड टाइम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल डिस्टेंस, ये सब के टर्म्स में था, ठीक है ना। ये सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म के लिए जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म रेट से चले। नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग को पढ़ना नहीं है। साथ में इस सब को हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे प्रूफ होता है, देख लिए थे। अब ग्राफ से देखेंगे कि कैसे प्रूफ होता है। देखिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं, इक्वेशन मोशन का जो पहले पढ़े थे उसी को ग्राफ से, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हम सीख गए हैं इसी वजह से। 3 इक्वेशन मोशन, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स यू प्लस 2s। डिराइव करेंगे हेल्प ऑफ डायग्राम्स। देखिएगा अगर डिराइव करना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीजिए या स्पीड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड देखो वेलोसिटी ऊपर रहेगा, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। टाइम वेलोसिटी ले लिए, वेलोसिटी ऊपर टाइम नीचे, ठीक है। बॉडी का जो फिगर 43 में दिखाया गया है, बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी u है, शुरुआत में कुछ ना कुछ वेलोसिटी बॉडी के पास है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 से a तक, पॉइंट A तक, एंड देन फिर उसका वेलोसिटी बदला है यूनिफॉर्म रेट से, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म रेट से, फ्रॉम A टू B, A से B तक, किस टाइम में? t टाइम, यहाँ से यहाँ तक t टाइम, मान लो यहाँ से टाइम t। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कहाँ से? A से B तक, भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म ऐसा ग्राफ दिखे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ जाना, समझ में आ गया। फ्रॉम A टू B, सही बात है, A टू B तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एंड आफ्टर t, अब t टाइम के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स s, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पहुँचा होगा तो s हो गया होगा, जो कि इक्वल है bc के बराबर, जो bc के बराबर है यहाँ पर पहुँचा तो ना फाइनल हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक होगा फाइनल वेलोसिटी जो कि s के बराबर होगा, जो bc के बराबर हो गया। s किसके बराबर हो गया? bc। ग्राफ में c फिगर 43, टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय ओसी, भाई यहाँ से यहाँ तक टाइम है तो ये ओसी है, क्या है? टू कंप्लीट द फिगर, हम लोग फिगर को कंप्लीट करने के लिए एक सी बी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है।
फ्रॉम पॉइंट सी से एंड ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। फिर ए डी ड्रॉ किए, ए डी एक ए डी पॉइंट ड्रॉ कर दिए जो कि ओ सी के पैरेलल है, अपना मर्जी से कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ से सटा के। अच्छा ओ सी ए डी और ई बी सब पैरेलल है। बी ई भी परपेंडिकुलर है पॉइंट बी से ओ ई के ऊपर। देखो ये परपेंडिकुलर है, यही परपेंडिकुलर है, समझ में आया? तो दिक्कत नहीं हो रहा हो। शुरुआत में बॉडी का वेलोसिटी कुछ न कुछ है और इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल यू से दिखाते हैं जो कि ओ ए के बराबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल यू है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो है ये बी सी है और बी सी को कैपिटल स्मॉल वी से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से दिखाते हैं, ठीक है। बी सी को इक्वेशन 2। अच्छा ग्राफ से देख सकते हो ये बी सी है ना, बी सी में दो चीज़ है, एक बी से डी तक पहुँचे फिर डी से सी तक पहुँचे, तो लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। तो बी सी को लिख दीजिए बी डी प्लस सी डी, ठीक है, या डी सी। बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, लिख दिए। तो ये जो बी सी है ये बी सी ही तो भी है, तो ये भी बी सी को भी लिख दिए, तो भी बराबर क्या होगा, बी डी प्लस डी सी। अच्छा डी सी देखो, डी सी है ना, ये तो ओ ए के बराबर है और ओ ए कितना है, यू लीजिए, ओ ए बराबर भी बराबर बी डी क्या है, ओ ए के बराबर यू हो गया। अब बी डी ही रहेगा, बी डी को छोड़ दिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, वैल्यू बी डी का निकालना है, क्योंकि यहाँ बी डी ही बचा है एक। तो हम लोग जानते हैं स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, बात सही है कि नहीं? स्लोप ही एक्सेलरेशन देता और एक्सेलरेशन स्मॉल ए से दिखाते। अच्छा एक्सेलरेशन जो है ए होता है, अब वो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप, स्लोप क्या निकलेगा, बी डी बाई डी ए, लीजिए बी डी बाई ए डी, निकाल दिए, स्लोप निकाल दिए ना। स्लोप क्या है, दिस अपॉन दिस स्लोप होता है ना, निकाल तो दिए। अच्छा बी डी तो बी डी ही रहेगा। अच्छा ए डी क्या है, देखो ए डी यही तो टाइम है, ए से डी तक ही टाइम है, ए से डी तक ही तो टाइम है, तो लीजिए बी डी रहा। अच्छा ए डी के बराबर टाइम दे दिए, तो ए बराबर क्या आ गया, बी डी बाई टी। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए गुना टी। अच्छा बी डी ही दिक्कत दे रहा था और बी डी आ गया हमारे पास ए टी। तो अब यहाँ बी है, बी डी का वैल्यू कितना है, ए टी और प्लस यू, सीधा करो बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आंसर प्रूफ हो गया। समझ में आया? यस और नो, कोई दिक्कत लीजिए, प्रूफ हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? चल अब हम लोग को डिराइव करना है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ग्राफिकल मेथड से। किस मेथड से? ध्यान से देखिएगा। सपोज मान लीजिए कि बॉडी चला होगा, अच्छा खासा डिस्टेंस चला होगा, तो डिस्टेंस एस चला टी टाइम, ठीक है। फिगर 43 जो पीछे वाला था उसी फिगर को हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे, राइट। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है बॉडी का वो एरिया देता है स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया का स्पेस होता है वो बताता है। अच्छा ए बी एंड द टाइम एक्सिस ओ सी। अच्छा ए बी ये है और टाइम एक्सिस ओ सी ये है, इसका एरिया दे देगा। ये ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है, बोलिए यस और नो। यस सर। अच्छा विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी है। भाई ओ ए बी सी की जो फिगर है ये तो ट्रेपेजियम है। yes, क्या है? ट्रेपेजियम। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी देगा। अच्छा ओ ए बी सी है क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। देखो ध्यान से, ओ ए डी सी ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, तो भाई टोटल का एरिया में हम कह सकते हैं, देखो या तो ट्रेपेजियम निकाल लो या रेक्टेंगल और ट्रायंगल को जोड़ दो आंसर। लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को जोड़ के आंसर निकाल दिया। और ये सब अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? टोटल लेंथ इंटू ब्रेथ, ओ ए डी सी। देखो ओ ए डी सी। अच्छा लेंथ क्या है? टी और ब्रेथ क्या है? यू। ई यू है ओ कि नहीं? यू है चीकू, ये यू है बाबू। दिव्यांश ओ ए बोलो, यू है ठीक ना। ओ ए यू ओ सी टी, यू टी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। यस सर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ए बी डी, देखो ए डी, सही है। यस सर। वाह। हाफ
इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आधा कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। Yes, sir. हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी हो गया, और ए डी का वैल्यू कितना है टी। देखो भाई ओ सी बराबर टी है तो ए डी बराबर तो ओ सी है तो टी भी ये भी होगा, ये टी तो ये भी समझ में आया। लीजिए टी इंटू ए डी डाल दी तो हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ से आ गया, टी इंटू टी टी स्क्वायर एक्सपोनेंट बेस से में पावर जुड़ जाएगा, ए टी स्क्वायर बाय हाफ। अब हाफ ए टी स्क्वायर यू टी डाल दीजिए फॉर्मूला में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? अगला कंसेप्ट देख लीजिए। कहता है आपको डिराइव करना है लास्ट फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अभी हम क्या क्या देखें बताओ। हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस टेबल जो s है बॉडी के द्वारा t टाइम में एरिया ऑफ फिगर से निकल जाएगा, जो कि ओ ए बी सी है, जो कि ट्रेपेजियम है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डिस्टेंस टेबल s जो है वही तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा, टोटल एरिया ही डिस्टेंस दे देगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? देखो ये बी सी प्लस ओ ए, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, और टाइम ओ सी है, कितना है? ओ सी हो गया। लीजिए सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो यू ओ ए का वैल्यू यू है, देखो ओ ए का वैल्यू क्या है? U, बी सी का वैल्यू क्या है? B, और ओ ए सी का वैल्यू क्या है? T, ओ ए यू सी बी भी ओ सी टी बाई 2, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत? अच्छा, ये आ गया। देखिए ध्यान से, नाउ वी वांट टू एलिमिनेट, हम लोग को टी हटाना है क्योंकि इसमें तो टी है ही नहीं, टी हटाना है। तो टी को कैसे हटाएंगे? एवं इक्वेशन से हटाएंगे। हम लोग v बराबर यू प्लस ए टी पढ़े हैं। Yes, sir. अच्छा, यहाँ से टी ए टी इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा v माइनस यू। अच्छा, अब देखो v माइनस यू बाई ए कर दो तो टी आ जाएगा, तो टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो टी बराबर ये है, Yes, sir. डाल दी इसी इक्वेशन में, यहाँ डाल दिए 7 में डाल दिए, किसके जगह पर? टी के जगह पर। और जैसे ही टी के जगह पर डालोगे तो u प्लस भी बी यू माइनस बी, मैं देखो u प्लस बी यू वी माइनस यू, वी प्लस यू वी माइनस यू, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, No. समझ में आया? Yes. अगर दिक्कत है तो बता दें, दिक्कत है। No, sir. देखो हमारे पास क्या था? s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टी था ना, v इंटू टी बाई 2 था, और t का वैल्यू कितना निकालें? v माइनस यू, और a नीचे आ जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया बाई 2a हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या लिखा है? वी स्क्वायर ऐसे रहने तो यू स्क्वायर किधर लिया? यू स्क्वायर प्लस 2as, समझ में आया? चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या देखने जा रहे हैं? Uniform circular. देखिएगा ध्यान से, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? हर जगह इक्वल। सर्कुलर का मतलब होता है सर्किल में, क्या होता है? राउंड घूमना, एक सर्किल के चारों तरफ। अब मोशन तो जान ही रहे हो, जब कोई बॉडी मूव करता है सर्किल पर, सर्किल में, इसको एक सर्कुलर मोशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में मोशन जो होता है सर्किल में, मोशन जो सर्किल पे होता है, ये सर्किल में होता है, उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्किल में तो गोल घेर चक्कर लगाओगे तो समझो सर्कुलर मोशन होगा, राइट। इससे पहले कि स्टडी करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे सर्कुलर पाथ यानी सर्कुलर रास्ता को कंसीडर करते हैं कि वो बनता है एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइनी साइड से। मतलब तुम तो जानते हो रेक्टेंगल में 4 साइड होता है, स्क्वायर में 4 साइड होता है, ट्रेपेजियम में भी 4 साइड होता है, सर्किल में कितना साइड होता है? इनफाइनाइट साइड होता है। जैसे देखो मतलब ऐसे ऐसे रेक्टेंगल बन गया, राइट। Yes, sir. लेकिन सर्किल में ऐसे 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 कितना साइड छोटा छोटा होगा? इनफाइनाइट। कितना होगा? Infinite. तो देखो, एंड बॉडी मूविंग अलोंग सच अ सर्कुलर पाथ। भाई अब मान लो सर्किल के पास कितना साइड होता है? इनफाइनाइट। तो बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो कितना बार चक्कर लेगा? इनफाइनाइट बार। रेक्टेंगल में कितना बार चक्कर लोगे? 4 बार। तो इनफाइनाइट बार में कितना बार चक्कर लोगे? इनफाइनाइट टाइम्स। तो सर्कुलर पाथ पे बॉडी चेंज करता है अपना डायरेक्शन, बहुत बार चेंज करेगा। Yes, sir. इसीलिए सर्कुलर पाथ पे बॉडी हमेशा चेंज करता है डायरेक्शन, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट साइड्स होते हैं। समझ में आ गया होगा?
ये मेरी गो राउंड है। बचपन में आप लोग खेले होंगे, नहीं खेले होंगे तो हम लोग पटना में रहते हैं और पटना में एक शिवाजी पार्क है और शिवाजी पार्क में एक मेरी गो राउंड इसी तरह का होता है। आप वहाँ जाकर खेल सकते हैं, ठीक है ना। इस पर आप बैठिएगा, एक घुमाने वाला बच्चा होगा, जैसे बच्चा घुमा रहा है तो घूमिएगा, लेकिन ठीक से घूमिएगा, बड़ा डेंजर भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये सीडी प्लेयर है। बहुत पहले कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर चलता था। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क। ये पहले जो था सीडी प्लेयर चलता था, उसमें भी कैसेट आप देखे होंगे, फ्लॉपी डिस्क वो यूज होता था। व्हाट डू मेरी गो राउंड एंड सीडी प्लेयर शोन इन दिस फोटोग्राफ? क्या शो कर रहा है ये दोनों चीज़? कॉमन क्या है? दे बोथ यूज सर्कुलर। कॉमन ये क्या है? दोनों सर्किल में ही घूमते हैं। चाइल्ड ऑन रिवॉल्विंग मेरी गो राउंड है सर्कुलर मोशन। ये बच्चा सर्कुलर मोशन कर रहा है। एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन रिवॉल्विंग सीडी, ये सीडी भी हर कोना पर, हर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन कर रहा करता है, ठीक है। आगे देखिए, सपोज एक एथलीट है। एथलीट मतलब दौड़ने वाला। रनिंग अलोंग ए स्क्वायर ट्रैक, ए स्क्वायर ट्रैक पर वो दौड़ रहा है 45A में। वाइल रनिंग अलोंग द स्क्वायर ट्रैक, जब वो स्क्वायर ट्रैक पर दौड़ेगा तो कितना साइड है स्क्वायर में? 4 साइड में होगा। एथलीट हैज़ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स। तो एथलीट अगर यहाँ शुरू किया तो मान लो कि यहाँ शुरू किया, 1 बार बदला, 2 बार, 3 बार, 4 बार डायरेक्शन बदला। एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ट्रैक, चारों कोना पे ABCD पे किया। नेक्स्ट, सपोज द एथलीट रन्स अलोंग ए हेक्सागोनल ट्रैक। हेक्सागोनल मतलब 6 ट्रैक, 6 साइड्स। मान लो हेक्सागोनल पे एथलीट दौड़ रहा है तो कितना बार चेंज होगा? वो हेक्सागोनल 6 साइड होगा। एथलीट को बदलना पड़ेगा डायरेक्शन कितना बार? 6 बार। हेक्सागोनल कॉर्नर ABCDEF है ना, ठीक है। अगेन वापस से वही एथलीट क्या किया है? सपोज कि एथलीट रन कर रहा है ऑक्टागोनल ट्रैक पर, 8 साइड वाले पे है। तो जब रनिंग होगा अलोंग द ऑक्टागोनल ट्रैक हैविंग 8 साइड, तो एथलीट हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 8 टाइम्स एट द 8 कॉर्नर ऑफ द ऑक्टागोनल ट्रैक। ऑक्टागोनल ट्रैक के 8 कोना पर बदलना पड़ेगा अपना डायरेक्शन, ABCDEFGHI, तो H तक है ना। क्या आप लोगों को पता है ABCDEFGHI का फुल फॉर्म? एक कॉमेडी है, बाद में करेंगे। दस, एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक इंक्रीजेज, बताए कि जितना भी जो भी ट्रैक पे दौड़ रहा है, जितना साइड बदलेगा उतना बार, जितना साइड बढ़ेगा उतना बार उसको डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। द डायरेक्शन ऑफ एन एथलीट रनिंग अलोंग इट चेंजेस मोर एंड मोर फ्रिक्वेंटली, जितना साइड बदलोगे उतना ज़्यादा ही डायरेक्शन उसको बदलना पड़ेगा। नाउ इफ़ द ट्रैक हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइनी साइड्स, अगर छोटा छोटा इनफाइनाइट साइड है और पॉइंट साइड है, पॉइंट साइड मतलब छोटा छोटा पॉइंट वाइज साइड है राइट, तो शेप जो है ट्रैक का बिकम सर्किल, तो शेप जो है ट्रैक का वो सर्किल बन जाता है। एंड इट बिकम्स अ सर्कुलर ट्रैक, और वो सर्कुलर ट्रैक बन जाता है, जैसा 45D में दिखाया गया है। 4 साइड 6 8 साइड, 4 साइड 6 साइड 8 साइड और इनफाइनाइट साइड राइट। अब सर्कुलर बन गया, समझ में आया। एंड व्हेन द एथलीट रन्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, अब जब एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ेगा तो उसका डायरेक्शन मोशन चेंजेस होगा, लगातार बदलेगा। कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ पे तो उसका डायरेक्शन मोशन का डायरेक्शन जो स्पीड का है कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, लगातार बदलते रहता है। बात सही है। सो इफ़ एन एथलीट मूव्स, अगर कोई एथलीट मूव करता है विथ ए कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड उसका फिक्स्ड है, अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ सर्कुलर है, देन वेलोसिटी ऑफ एथलीट विल नॉट बी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी उसका कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी इज द स्पीड, वेलोसिटी स्पीड ही होता है किसी खास डायरेक्शन में, क्योंकि इसका स्पीड तो स्पीड सेम है, डायरेक्शन बदल रहा है और खास डायरेक्शन है ही नहीं, तो वेलोसिटी खास होगा ही नहीं। एंड हेयर द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कंटिन्यूसली, यहाँ पे स्पीड का डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस चेंज लगातार हो रहा है डायरेक्शन में। देयरफॉर मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, उसको एक्सेलरेटेड कहते हैं। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, इस बात को माइंड में रखते हुए हम डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन राइट। जब कोई बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मूव करता है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इसका मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जो कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी बॉडी के लिए संभव है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एज लॉन्ग एज इट्स ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो। बट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, लेकिन वेलोसिटी
किसी भी बॉडी का जो मूव करेगा सर्किल पे जो यूनिफॉर्म स्पीड से, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है मोशन का वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर और क्लियर करते हैं, राइट। जैसे सपोज ए स्टोन टाइड टू अ थ्रेड इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ। एक धागा को हम लोग क्या किए हैं, बांध लिए हैं, सॉरी एक स्टोन पत्थर को हम लोग बांध दिए एक धागा में। इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ, इसको इस तरह से रखोगे, मोड़ो, ऐसे घुमाओगे तो घूमेगा सर्कुलर पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फिगर 46 में दिखाया गया। नाउ जब स्टोन इज पॉइंटेड, जब स्टोन पॉइंट ए पे था, देन इसका स्पीड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका स्पीड देखो इस डायरेक्शन की तरफ है ना, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल। अच्छा, कभी भी तुमको डायरेक्शन पता करना हो सर्किल पे, क्या करेंगे? मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। मान लो इस पॉइंट पे पता करना है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट पे पता करना है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट पे तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट ड्रॉ करी तो डायरेक्शन ईस्ट हो गया क्योंकि बॉडी इधर जा रहा है, ठीक है। एंड इफ द स्टोन इज रिलीज, जब स्टोन रिलीज होगा इज एट ए से, इट विल फ्लाई ऑफ इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। व्हेन द स्टोन इज पॉइंट बी, जब पॉइंट बी पे आएगा स्टोन, उसका स्पीड टुवर्ड साउथ के चला जाएगा, राइट, अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि यहाँ भी टेंजेंट ब्लॉक इधर हो जाएगा, राइट, एट पॉइंट बी। नाउ इफ द स्टोन इज रिलीज व्हेन इट इज पॉइंट बी, जब बी से रिलीज करोगे इट विल फ्लाई ऑफ इन द साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। दिस मीन्स दैट जब कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ पे तो डायरेक्शन जो है स्पीड का सेम नहीं रहता है कोई भी दो पॉइंट पर। सिंस देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है स्पीड का बॉडी का, तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। बिकॉज वेलोसिटी जो होता है स्पीड ही होता है, डायरेक्शन खास होना चाहिए। ये क्लियर है कि जब कोई बॉडी मूव करता है सर्किल पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है। सो द मोशन ऑफ ए सर्किल इज एक्सेलरेटेड, तो हम कह सकते हैं सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी चलता है तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड रहता है। दूसरे शब्दों में सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड ही होता इवन द, हालांकि इसके बावजूद द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहता है। मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहे हो, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है उसमें क्यों? क्योंकि उसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। चेंजेस द व्हेन द बॉडी चेंजेस स्पीड, है ना, कांस्टेंट रेट से, राइट। मोशन इन अ सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, मोशन जो होता है सर्किल में वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो एग्जांपल है एक्सेलरेटेड मोशन का। तो तुम बोलोगे एक्सेलरेटेड, हम पूछेंगे एक्सेलरेटेड मोशन क्या, तुम बोलोगे सर किसी भी बॉडी का मोशन सर्किल में कांस्टेंट स्पीड के साथ। द स्पीड में नॉट चेंज, स्पीड नहीं बदल सकता है, डायरेक्शन मोशन का बदलेगा, डायरेक्शन मोशन का बदलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए ध्यान से, प्लीज़ नोट दैट ए फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर मोशन जब भी होता है किसी बॉडी का तो फोर्स लगता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक फोर्स ज़रूरत होता है बॉडी को सर्किल पे मूव कराने के लिए। नाउ जब कोई स्टोन को बांध दोगे धागा से, रोटेट कराओगे एक पर्सन सर्कुलर पाथ पे, तो पुल ऑफ थ्रेड, धागा का खिंचाव, फोर्स विच मेक्स द स्टोन मूव, जिस फोर्स की वजह से सर्किल पे स्टोन मूव करता है, दिस पुल इज़ प्रोवाइडेड बाय द हैंड। ये जो खिंचाव है ये हाथ प्रोवाइड करता है, जो भी पर्सन उसको पकड़ के रखता। आप चाहे धागा बांध के रखती तो अपने आप तो नहीं घूमेगा, हाथ से पकड़ोगे खींचोगे, तुम्हारा हाथ का ही स्ट्रेंथ है, वो हाथ का ही खिंचाव है, बोलो सर नो, हाथ का ही फोर्स लग रहा है, सही बात है। द फोर्स विच नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ, तो वह फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे चला दे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे चला दे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इन दिस केस प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन, सारे ग्रह सन के अराउंड मूव करते हैं। सन, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? ग्रेविटेशनल पुल, पुल मतलब होता है खिंचाव, किसका? सूरज का। यानी सूरज सब ग्रह को अपने अपने फिक्स ऑर्बिट पे खींच के रखती है और उसको सर्कुलर ट्रैक पे चलवा रही। समझ रहे बात को? तो सूरज क्या करता है, सूरज भगवान क्या करते हैं, देखो सूरज भगवान क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पर मूव कराने के लिए अपना फोर्स से खींच रहे हैं उसको, राइट। समझ में आया? एंड इन द केस ऑफ सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ, और जब सैटेलाइट का बात करेंगे क्योंकि वो सब प्लैनेट है और अर्थ का भी अपना सैटेलाइट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो वो अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जैसे चंद्रमा, द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या करती है? पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है अर्थ के, तो मून को सर्कुलर ट्रैक पे कौन चलाता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, यानी धरती का खिंचाव। समझ रहे हो आप?
एग्जाम्पल हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का देखने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो दिया गया है, सारे एग्जाम्पल जो है ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इस स्पीड, इसमें सारे एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इस स्पीड, ऑब्जेक्ट अपना स्पीड नहीं बदलता है लेकिन इसका डायरेक्शन मोशन का चेंज होगा कंटिन्यूसली। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, जो हम लोग ग्रह उपग्रह बनाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग बना के भेजते हैं, वो सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है सर्कुलर पाथ पे घूमता है अर्थ के। जब कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमता है अर्थ के चारों तरफ, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट पे कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है मोशन ऑफ सैटेलाइट का वो लगातार बदलते रहता है। तो मोशन जो होता है किसका, सैटेलाइट का, अराउंड द अर्थ एक्सेलरेटेड होता है क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स जो है वही सैटेलाइट को सर्कुलर ट्रैक पे घुमाता। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, चंद्रमा प्राकृतिक सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है अर्थ का। मून मूव करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर अराउंड द अर्थ के चारों तरफ। तो मोशन जो है मून का अराउंड द अर्थ एक्सेलरेटेड है। ये फोर्स है ग्रेविटी किसका, अर्थ का, जो मून को सर्कुलर ऑर्बिट में चलाता। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूर्य जो है कहाँ घूमता है, सूर्य जो है, अर्थ जो है मूव करता है सूर्य के चारों तरफ, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। सो मोशन जो है अर्थ का अराउंड द सन वो भी एक्सेलरेटेड होता। इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, तो सूर्य क्या करता है, ग्रेविटी, सूर्य के पास भी ग्रेविटी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का जो अर्थ को मूव कराता है सर्कुलर ऑर्बिट पे, है ना, अराउंड। आप देख सकते हैं ये एक टॉय ट्रेन है जो मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। दाउ इसका स्पीड ट्रेन का कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, स्पीड तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ट्रेन एग्जिबिट कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन। ये ट्रेन कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। अर्थ जो है मूव कर रहा है अराउंड द सन सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो मून जो है मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ। देखो अर्थ मूव करता है सन के अराउंड और मून मूव करता है अर्थ के अराउंड अनदर सर्कुलर ऑर्बिट पे। ये बोथ अर्थ और मून दोनों कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो डायरेक्शन जो है मोशन का अर्थ का एंड मून का चेंज हो रहा है, तो मून भी मोशन, इस सबका ही मोशन, चाहे मून हो चाहे अर्थ हो, उसका ही मोशन एक्सेलरेटेड है। ये एथलीट रन कर रहा है रनिंग सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड के साथ, सिंस डायरेक्शन जो है उसका सर्कुलर मोशन है चेंजिंग हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, एक एथलीट या मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड के साथ, एग्जिबिट करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। ये जो मोशन एक्सेलरेटेड है क्योंकि कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है डायरेक्शन में। ठीक है, टिप ऑफ सेकंड हैंड, घड़ी में सेकंड हैंड होता है ना, वॉच का, वो भी एग्जिबिट करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर डायल, क्योंकि इसका डायल सर्कुलर होता है। प्लीज नोट दैट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इज कांस्टेंट बट इसका वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। मतलब जो टिप होता है, टिप का स्पीड तो कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार, क्योंकि डायरेक्शन जो है मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड चेंजेस कंटिन्यूसली। 10 मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच इज एक्सेलरेटेड। तो सेकंड हैंड, घड़ी का जो सेकंड हैंड होता है उसका मोशन एक्सेलरेटेड है, राइट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, हम लोग पहले ही यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पढ़ लिए हैं। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। सो लेट अस सी, चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करें, डायरेक्शन जो है मोशन का फिक्स होगा क्योंकि डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। लीनियर मोशन में लाइन, मतलब लीनियर मतलब लाइन में, तो इसका डायरेक्शन तो फिक्स है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन का फिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? इन यूनिफॉर्म में सर्कुलर मोशन में क्या है, डायरेक्शन मोशन का चेंज होगा कंटिन्यूसली क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सर्कुलर मोशन इज दैट, वह होता है जिसमें डायरेक्शन जो है मोशन का लगातार बदलते रहता है टाइम के साथ, तो ये एक्सेलरेटेड होता है। कौन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कैलकुलेट करना है स्पीड बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब कोई बॉडी एक राउंड लिया सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे एक राउंड लिया, तो एक राउंड लेने का मतलब ये सर्कुलर पाथ है, एक राउंड मतलब ये पूरा कंप्लीट किया, ये बाउंड्री, और बाउंड्री जो होता है सर्किल के, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये बराबर होता है 2πr के। किसके बराबर? 2πr। अगर इसका रेडियस स्मॉल r है तो देन इट ट्रेवल्स डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। हम क्या बोले कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पे पूरा कंप्लीट कर लिया डिस्टेंस, यानी सर्कुलर ट्रैक पे किया कंप्लीट, इसको सर्किल का सर्कमफ्रेंस कहते हैं, विच इज गिवन बाय 2πr। समझ में आया? r अगर रेडियस है सर्कुलर पाथ का, तो स्पीड जो है बॉडी का मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ कैसे निकलेगा, ये टोटल स्पीड है, डिस्टेंस है, ये टोटल स्पीड निकालना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस आ रही है, सर्कुलर ट्रैक पे बोल रहा है। अच्छा, स्पीड कैसे निकलता है? टोटल डिस्टेंस पर टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस 2πr अपन टाइम टेकन t, b का क्या होता है, स्पीड। अच्छा, पाई के वैल्यू होता है 22/7, याद रखिए ये कांस्टेंट होता है, पाई के वैल्यू हमेशा सेम होता है 22/7। r रेडियस होता है, यानी आप निकाल सकते हैं v = 2πr/t। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई समझ में आया? कोई दिक्कत ना? तो अगर आप सर्कुलर ट्रैक पर निकालना है स्पीड तो आप 2πr/t कर सकते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया?
इस तरह से आपका ये पहला चैप्टर हो गया ख़त्म कंप्लीट। पूरा क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मोर वीडियो व्यूज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।